नेक्स्ट कार्यक्रमासाठी माईक बहुत बहुत धन्यवाद विकास को। मैं प्राध्यापक जगदीश अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि वे हमें मार्गदर्शन। विद्यार्थी माता सरस्वती को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित जिनके आदेश पर आपके समक्ष परिदर्शित है मेरे ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय दयाशंकर जी तिवारी जी, गोपाल भैया अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकारीगण और उपस्थित पालक विद्यार्थी मित्रों, भैया एक छोटा सा परिचय देना भूल गए। वो परिचय जगदीश अग्रवाल का परिचय तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक वो बात मुझसे जुड़ी ना हो। और मैं शुरुआत भी यहीं से करता हूं। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने अभंग में लिखा है, श्री गुरु सारिखा अस्ता पाठी राखा, इतरांचा लेखा कोण करी, आणि कल्पतरू तळवटी जो कोणी बैसला काय वाणी त्याला सांगी सोचा। इसका अर्थ ये होता है कि जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है उसकी सारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो जाती है। राजा की रानी की सारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो जाती, उसी तरह कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठता है उसकी सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती। जीवन में हमने क्या किया, कैसे किया, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जीवन में जब आप संघर्षों के दिन जी रहे थे तो संघर्षों के समय में कल्प वृक्ष बनकर आपके साथ में कौन थे, इसका ज्यादा महत्व है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और मेरे जीवन के संघर्ष में स्वयं भगवान शंकर के अवतार माननीय दया भैया मेरे साथ में थे, इसलिए जगदीश अग्रवाल आज आपके सामने भाषण दे पा रहा है, ये बात मैं स्पष्ट करता हूं। और बड़ा आनंद है मुझे। 2-3 रिक्वेस्ट करूंगा, उसके बाद में शुरू करूंगा। सावन का महीना चल रहा है और मेरे ज्येष्ठ भ्राता के नाम में ही शंकर है, उनके आदेश पर उपस्थित हो रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि मेरा सावन तो फलित हो गया और निश्चित रूप से फलित हो जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि आपके पास यदि मोबाइल है तो साइलेंट मोड पर डाल दीजिए, ये रिक्वेस्ट। क्योंकि ये 45 मिनट 40 मिनट जो भी मुझे मिलेंगे, मैं चाहता हूं कि आपके बच्चे जब इस हॉल के बाहर जाए तो कुछ ऐसा साथ में लेकर जाए जिसका प्रभाव आपके बच्चों के मन मस्तिष्क पर जीवन भर रहे और आप उनमें परिवर्तन की कुछ झलक देख पाए, ऐसी उम्मीद करता हूं। इसलिए रिक्वेस्ट है, यदि मोबाइल है तो या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या तो साइलेंट मोड पर डाल दीजिए। चलिए, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जितने विद्यार्थी सफल होते, अच्छे परसेंटेज पाते, उनके सामने पहला सवाल है कि कौन सा करियर लाइन ऐसा है जिसमें मैं करियर बना सकूं। क्या करियर ऑप्शन है जो बेटर हो सकता है, बेस्ट हो सकता है। क्योंकि वो विद्यार्थी KG 1 से लेकर तो 10th स्टैंडर्ड तक, 12th स्टैंडर्ड तक, ग्रेजुएशन तक अपने मम्मी पापा की तरफ से एक बात कंटिन्यूअसली सुनता है, नॉन स्टॉप सुनता है और उसे वो याद कर लेता है, रट लेता है। वो बात ये होती है कि मेरे बाप ने तो मेरे को 2 ही जोड़ी कपड़ा दिया था, तेरे को देख कितने सारे कपड़े मिल रहे हैं। पहली बात। तो दूसरी बात ये होती है, तेरे चाचा का लड़का देख इंजीनियर बन गया, तू पढ़ता ही नहीं। तीसरी बात होती है कि वो अमका ढमका आदमी वहां तक, उस लेवल तक पहुंच गया, तेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं है। ये सारी बातें हम हमारे बच्चों पर संस्कार के रूप में प्रेषित करते हैं और ये बातें सुनकर हमारे बच्चे डेवलप होते हैं, बड़े होते हैं। और पेरेंट्स इस बात को गंभीरता से सुने, यहाँ पालक है इसलिए जानबूझकर ये बता रहा हूं। और विद्यार्थियों को खुश होने की आवश्यकता नहीं, आपके लिए भी बहुत कुछ छोड़ जाऊंगा।
अब पालक इस बात को सुने कि वो यदि एक कंपैरेटिव जोन में अपने बच्चे को डाल रहे हैं और कंटिन्यूअस कंपैरिजन कर रहे हैं कि काका का लड़का ऐसा, बुआ की लड़की वैसी, मेरे जमाने में 2 जोड़ी, तेरे को इतने सारे कपड़े मिल रहे हैं। अब पालक इस बात को गंभीरता से सुने। कल यदि आपका बच्चा आपके सामने हो गया और सामने खड़ा होकर आपसे कहने लगा, अंबानी ने अपने लड़के को 240 करोड़ का प्लेन गिफ्ट किया, अरे पूरी कंपनी गिफ्ट कर दिया, तो आपकी हालत क्या होगी? सबसे पहले इस कंपैरेटिव मोड से थोड़ा बाहर आइए। सबसे पहले पालकों से निवेदन, विद्यार्थियों से निवेदन, किसी भी विद्यार्थी का कंपैरिजन किसी अन्य विद्यार्थी के साथ हो ही नहीं सकता। वो अपने आप में स्वयंभू है। किसी एक विद्यार्थी को यदि भगवान ने गाने की कला दी है तो उसका कंपैरिजन दूसरे के साथ नहीं हो सकता। क्रिकेट की कला दी है, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। वैसे पढ़ाई में भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। और पालक और विद्यार्थी इस बात को समझे कि हमें पहला काम यदि करना है तो इस कंपैरेटिव मोड से बच्चे को बाहर लेकर आना है। भैया ने एक बहुत प्यारी बात बोली, और वो बात ये बोली कि हम बड़े-बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, बड़े-बड़े पोस्टर्स देखते हैं और करोड़ों रुपए के सपने बेचे जाते हैं। होता है कि इस देश में मुझे लगता है 2 ही व्यवस्थाएं हैं, एक इंजीनियर बनने की, एक डॉक्टर बनने की, तीसरी कोई व्यवस्था है। जितने विद्यार्थी यहां पर बैठे कान खोलकर सुने, कक्षा 10वीं के बाद में 5608 ऑप्शंस है। 5608 ऑप्शंस यू हैव। और हमें 2 चीजों के बारे में बताया जाता है, एक मेडिकल और इंजीनियरिंग। जितने बच्चे यहां से मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले हैं वो भी कान खोलकर सुने। जेई के एग्जामिनेशन में 15 लाख बच्चे बैठते, 15 लाख टोटल नंबर ऑफ सीट 60,000, यानी पास होने वाले कितने? 4%। बचे हुए 96% क्या करेंगे? वो हम जैसे कोचिंग वालों का घर भरेंगे, बाकी कोई रोल नहीं। कई बार मुझे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इस देश में ऐसी तो व्यवस्था नहीं कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, मुझे लगता है हनुमान जयंती का महाप्रसाद है। लाइन में लग गए बच्चे, खड़े हो गए, मुझे भी इंजीनियर बनना है, मुझे भी मेडिकल करना है। इस भावना से विद्यार्थी और पालक सबसे पहले बाहर आने की कोशिश करें। आप सोचते हैं करियर क्या होता है? करियर का सुंदर उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। आने वाले 25-30 मिनट में मैं कोई ऐसा उदाहरण नहीं दूंगा, सचिन तेंदुलकर, लता जी मंगेशकर, ऐसा कोई उदाहरण नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है इन लोगों ने मेहनत तो की, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा इन पर रही। ये इनबॉर्न जो टैलेंट है, भगवान ने जो उनको गिफ्ट किया, वो रिपीट नहीं हो सकता, उसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं देखा जा सकता। लेकिन सामान्य विद्यार्थियों के बारे में ऐसा नहीं है। मैंने कहा आपको कि करियर के बारे में मैं जब आपको कहानियां सुनाऊंगा तो ऑर्डिनरी लोगों की सुनाऊंगा, जिन लोगों को आपने अपने आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है, उन लोगों की सुनाऊंगा। कभी किसी जमाने में नरेंद्र नगर में कहीं मैं क्लास लेने जाता था। ये रियल लाइफ स्टोरी है जो आपको सुननी है, रियल लाइफ स्टोरी, स्टूडेंट सुने और करियर क्या होता है ये सुनकर जाए। और जब मैं नरेंद्र नगर में जाता था तो अपनी क्लासेस खत्म होने के बाद जब मैं वापस आता था तो मैं एक जगह पर पकोड़े खाया, वो आदत थी। और वो जो पकोड़े बेचने वाला लड़का है, उसकी दोनों स्लीपर फटी हुई थी, दोनों स्लीपर को टाके लगे हुए थे। वो आमतौर पर 8 दिन एक ही शर्ट पहनता था। और उसने जो उसकी स्टोरी मेरे को सुनाई थी, 10 बाय 10 का कमरा, 10 बाय 10 के कमरे में वो मूंग पकोड़े का बनाने का काम करता था और बेचने का काम करता था। उसने मेरे को बोला, सर मेरे को बड़ा आदमी बनना है, आप रोज आते हैं, बताइए क्या किया जाए। मैंने बोला बाकी तो मुझे पता नहीं यार, तेरे हाथ में टेस्ट है, एक दिन पक्का बड़ा आदमी बनेगा, तू इसी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा, आगे लेकर चल, बहुत बड़ा आदमी। आप सबकी तालियां इस बात पर होनी चाहिए कि आज जो लड़का संतोष पकोड़े वाला नाम से फेमस है और आज नागपुर में उसके कई सारे आउटलेट है और नागपुर के करोड़पति बिजनेसमैन में उसकी गिनती होती है। करियर वो नहीं होता जो हम सपनों में सोचते हैं, करियर वो नहीं होता जो हम चुनते हैं। करियर वो होता है कि हम जिस चीज में अपना हाथ डालें
जिस चीज में हम जिस प्रतिभा को स्वीकार करें कि मुझे ये बनना है, उसमें हमने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, हमारा परफॉर्मेंस तय करता है कि हमारा करियर कैसे होगा। दुर्भाग्य, हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स के बारे में सोच रहे तो कोई मुझे बोलेगा कि आप हमारे बच्चों को बता रहे हैं कि पकौड़े बेचो। बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपका बच्चा जीवन में क्या करेगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका बच्चा जीवन में कैसे करेगा। ये कैसे करेगा की जो विधि है, उस विधि को जो व्यक्ति समझ लेगा वो अपने बच्चे का करियर बना पाएगा। हमारे समाज में नया संकट है और वो संकट बड़ा खतरनाक संकट है। माँ बाप बच्चे की पैदाइश के साथ बच्चे को क्या बनाना, इसका प्रोसेस अपने दिमाग में चालू कर। मैं कई बच्चों से मिलता हूं, हजारों बच्चों से मिलता हूं, हजारों बच्चों से पूछता हूं कि बोले तूने डॉक्टर के लिए तेरा तो लेवल नहीं है, तू इसमें कैसे आ गया, नीट में कैसे आ गया, नीट क्यों कर रहा है? और बच्चा जवाब देता है, सर मम्मी डॉक्टर बनना चाहती थी, उसकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, वो नहीं बनी, तो वो बोलते अब तू बन जाए, तो इसलिए मैं बनना चाहता हूं। सर वो उसके काका के लड़के ने इंजीनियरिंग किया, मेरे को लगा मेरा भी बच्चा इंजीनियरिंग कर पाएगा, मैं भी करवाना चाहता हूं। आपको एक रियल लाइफ स्टोरी से अवगत करवाता हूं। मैंने बोला कोई भी ऐसी कहानियां नहीं सुनाऊंगा जो इमेजिनेशन में होती है या एक्सेप्शनल केसेस में होती है। मैं रियल लाइफ स्टोरी आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश करूं। एक पेरेंट्स थे मेरे यहाँ पर अग्रवाल क्लासेस में, बड़े अमीर व्यक्ति थे। उनका बच्चा 8, 9, 10 मेरे पास में पढ़ा। 10th के बाद में पेरेंट्स मुझसे मिलने आए, बोले सर बहुत मजा आ गया क्लासेस में, मेरे बच्चे को 93 मिला, अब मेरे को इसको इंजीनियर बनाना है, दैट्स इट। और आपके क्लास में आईआईटी का एडमिशन करवाना है। रिसेप्शन पर गए, 30-40 हजार रुपये जो पेमेंट था वो भरा, रिसिप्ट बना ली, और तब तक वो लड़का मेरे कैबिन में बैठा था और रो रहा था। शॉक हो गया, 93% मिला है तेरे को, तू किस खुशी में रो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे को इंजीनियर नहीं बनना। इंजीनियर नहीं बनना? क्यों नहीं बनना? नहीं इंजीनियर नहीं बनना। अच्छा ऐसा कुछ है कि अग्रवाल क्लासेस में नहीं पढ़ना, कहीं और पढ़ना है? नहीं इंजीनियर बनना ही नहीं, और रो रहा है। ठीक है तू क्या बनना चाहता है? सर बास्केटबॉल प्लेयर। बास्केटबॉल प्लेयर क्या सोच रहे थे? 93% वाला बच्चा बोलता मेरे को बास्केटबॉल खेलना है, मेरे को बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। चल सुना तेरे को कितने मेडल मिले? उसने मेरे को मेडल दिलवाए, सर इतने मेडल मिले, और 9th स्टैंडर्ड में मेरे मम्मी और पापा ने मेरे बास्केटबॉल की किट जब्त करके ऊपर में रख दी। मेरे को 10 दिन बुखार रहा सर, मेरा खेलना इन लोगों ने बंद कर दिया, मैं इनको कभी माफ नहीं कर सकता, मेरे को बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। मेरे पेरेंट्स को बुलाया, मैंने बोला रिसेप्शनिस्ट को बुलाया, इनके पैसे वापस कर। बोले क्यों? अरे नहीं इनके बच्चे को अपन नहीं पढ़ाए, अपन इंजीनियर नहीं पढ़ाए। पेरेंट्स बोलते क्यों सर क्या बात होगी? बोला आपका बच्चा बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा। तो पेरेंट्स ने 45 मिनिट में शुद्ध मराठी भाषेत मला शिव्या दिल्या। आपकी क्लासेस है क्या, आप ही हो क्या, आप ही बना पाओगे क्या, मैं मेरे बच्चे को दूसरी जगह से बना लूंगा। अपन मारवाड़ी आदमी कुछ देकर ही जा रहा है, देकर तो नहीं जा रहा है, गालियां ही दे रहा है तो दे ही रहा है बेचारा, और क्या। 45 मिनट तक मैंने वो गालियां सुनी, और 45 मिनट बाद सामने वाले की आत्मा शांत हो गई, वो अपने बच्चे को लेकर चला गया। और ये सारा नजारा मेरा स्टाफ देख रहा, तो मेरा स्टाफ बोले आपका कोई रिएक्शन नहीं सर। ना रिएक्शन हो ही नहीं सकता, ऐसे बालक के लिए क्या रिएक्शन देंगे? मुझे मालूम है उसके बच्चे में बास्केटबॉल प्लेयर बनने की प्रतिभा है, अब वो उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 साल बाद का नजारा, पेरेंट्स आए, पेरेंट्स के हाथ में फिर से मिठाई का बॉक्स था और चेहरे पर जीत की खुशी थी। मेरी मिसेस ने मेरे को बोला, बोले वो एक आदमी था ना तुम्हारी बहुत उछाली थी उसने, वो आया है और हाथ में मिठाई का बॉक्स। मैं ये सोचने लगा ये 2 साल अपने बच्चे को कहीं से आईआईटी करवाया होगा और उसका रिजल्ट मेरे मुंह पर मारने के लिए लाया होगा, वो ऊपर से मिठाई खाइए सर। तो मेरे सामने बड़ा आया वो मिठाई का बॉक्स, सर बोले मिठाई खाओ। मिठाई सर पूछोगे नहीं किस चीज की मिठाई? नेचुरली आपका बच्चा आईआईटी क्रैक कर गया होगा, कहीं और कोचिंग में आपने आईआईटी करवाया होगा, तो आईआईटी का रिजल्ट आया, इसलिए आप मिठाई खिलाने आए।
तो पेरेंट्स की आंखों से आंसू आए। तो पेरेंट्स ने मुझे बोला नहीं सर, मेरा बच्चा आईआईटी के एग्जाम में पास हुआ इसलिए मैं आपको मिठाई खिलाने के लिए नहीं आया। आज मेरा बच्चा महाराष्ट्र के बास्केटबॉल टीम का कैप्टन बन गया, उसकी मिठाई खिलाने के लिए आया। विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आप में यदि गट्स है, आप में यदि प्रतिभा है, आप में यदि टैलेंट है, तो आपके मम्मी पापा आपका कितना भी अपोज करे, अपने मम्मी पापा का अपोज आप उस तरह से कर देना जिस तरह से भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु का विरोध किया। लेकिन वो टैलेंट प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर रहेगी, ये बात भी ध्यान में रखना। कल ऐसा ना हो कि आपने एक क्षेत्र चुना और उस क्षेत्र के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाए। जो क्षेत्र आपने चुना उस क्षेत्र में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। नागपुर के बहुत बड़े डॉक्टर है साहब, बहुत बड़े डॉक्टर, नाम लूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। उनका बच्चा 5 साल मेरे पास में पढ़ा, दोनों बच्चे पढ़े। स्टूडेंट सुनना आपके लिए, नागपुर का अरबपति डॉक्टर जिनका बच्चा 5 साल अग्रवाल सर के पास में पढ़ा, वो बच्चा 5 साल के बाद मेरे कैबिन में आकर मेरे को बोलता है, सब पढ़ा दिया गुरुजी, एक चीज आपने नहीं पढ़ाई। क्या नहीं पढ़ाया बाबा? तेरे सारे रिजल्ट आ गए, तेरा सिलेक्शन हो गया, अब तेरे को क्या? मैं आमतौर पर स्टूडेंट को दोस्त की तरह मानता हूं। तो अपने फ्रेंडशिप में तो था कि मैं गुरु कह के तेरे को सारी बातें पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ा दी। अब मैंने सारी बातें पढ़ा दी तो तू बोल रहा है कि नहीं एक चीज है जो नहीं पढ़ाई। तो क्या नहीं पढ़ाया? बोले एक चीज नहीं पढ़ाई। आज मेरे दोस्त जब मोबाइल पर मैसेज टाइप करते हैं तो उनके हाथ जिस दन चलते हैं, मुझे एक मैसेज टाइप करने को 5 मिनट लगता है, क्योंकि 5 साल पहले आपने बताया था कि आने वाले 5 साल मोबाइल को छूना नहीं, तब करियर बना पाएगा। एक अरबपति डॉक्टर का बेटा 5 साल तक एक चिल्लर टीचर के कहने पर मोबाइल का परित्याग कर देता है, और आज वो बच्चा कहां है इसकी जानकारी दे दूं। पेपल नाम के कंपनी में तो है ही, 400 करोड़ का उसका पेटेंट मिला है उसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। उसका नाम है अमन गुप्ता। एज क्या है ये भी सुना देता हूं, 28 इयर्स, 28 साल का बच्चा। आप जिस मोबाइल के मोह माया में पड़े हो, जो स्टूडेंट आज अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं, पेरेंट जो दिन भर की मेहनत की कमाई बच्चों पर उड़ेल रहा है, उस पेरेंट्स को बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे वो दोस्त के पिता ने उसको वो मोबाइल दिया तो आप मेरे को वो मोबाइल दो। बच्चे लोग अच्छा लगे तो सुन के चले जाना। अरे उस बात में क्या मजा जब हम बाप के खून के पसीने की कमाई का मोबाइल बाप से मांगे। मजा तो वो है जब हम हमारे 21 इयर्स के उम्र में अपने कमाई का आईफोन अपने बाप को गिफ्ट करें। वो सनक लेकर जाना, यहां से जब जाओगे ना तो वो सनक लेकर जाना। और एक चीज बता देता हूं, जितने यहां पर बच्चे हैं जो ये सोचते हैं, जिनके दिमाग में ये प्रोसेस चल रहा है कि बड़े सपनों को आसानी से पाया जा सकता है, उनको बता दूं, बड़े सपने कभी भी खैरात में बिकते नहीं है। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करने पड़ते हैं, और परिश्रम की सीधी सादी परिभाषा है, आप में से जिन्होंने टॉप का करियर चुना है, फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, फिर मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आप यूपीएससी करना चाहते हैं, एमपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, जिनके दिमाग में बड़ा करियर छाया हुआ है, वो बच्चे सुन ले, आने वाले 5 साल साधना करने की तैयारी रखना, और ऐसी साधना करने की तैयारी रखना कि 5 साल आप मोबाइल को छुएंगे। ऐसी साधना करने की तैयारी रखना कि 5 साल तक हम टीवी नहीं देखेंगे, 5 साल तक हमारा फेसबुक अकाउंट नहीं होगा, 5 साल हम बगैर व्हाट्सएप के जिएंगे। भैया से अनुरोध है कि मेरे को जाते वक्त सिक्योरिटी प्रदान की जाए। ये जब आप
अपने दिमाग में डालते हो कि मेरे जीवन में मुझे कुछ पाने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, तब कहां जाकर आपके बड़े सपने संभवतः पूरे होते हैं। अदरवाइज बड़े सपनों को हम पूरा नहीं कर सकते। और एक चीज स्टूडेंट के दिमाग में डाल देना चाहता हूं, जिनको जिनको बड़ा करियर बनाना है, कुछ बड़ा बनना है, अच्छा बनना है, उसका प्रोसेस है। हजारों लोग हमारे पास में आते हैं, हमें बोलते हैं अग्रवाल सर हमारे बच्चे का करियर बना दीजिए, IITN बना दीजिए मेडिकल में। कई सारे पेरेंट्स आते हैं, मेरा बच्चा मेडिकल में आपके कारण गया। एक कोचिंग वाला ये बात बता रहा है, और इस बात को ढंग से सुनना, दुनिया में कोई कोचिंग वाला किसी बच्चे की तकदीर नहीं बना सकता। कोई कोचिंग, वो प्रोसेस है। आप में से कई सारे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने घर के क्यारी में पौधे लगाए, 5 पौधे 10 पौधे लगाए। वो 5-10 पौधों को आप रोज पानी देते हैं, लेकिन साल भर बाद, 2 साल बाद उसमें से 2 पौधे बड़े होते हैं, बाकी पौधे खत्म हो जाते हैं। आप में से जो बच्चा परिश्रम का पानी स्वीकार करेगा, वो बच्चा लाइफ में बढ़ेगा, और उसके बढ़ने के लिए जिम्मेदार वो बच्चा खुद रहेगा। कोचिंग वाले जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो कोचिंग वाले सिर्फ आपकी तस्वीरें छाप सकते हैं, और वो भी चुरा चुरा कर छाप सकते हैं। इंदौर की तस्वीरें नागपुर में छाप सकते हैं, नागपुर की तस्वीरें इंदौर में छाप सकते हैं, लेकिन आपका भविष्य बनाने के लिए दुनिया में मात्र एक व्यक्ति है जिसको परिश्रम करना पड़ेगा, और वो खुद आप है और सिर्फ आप है। आप में से कई सारे सर आमची परिस्थिती नीट नाही। बड़ा मजेदार रीजनिंग बनता है। रीजनिंग इस तरह का होता है, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं, मैं गरीब, मेरे माँ बाप की हालत नहीं है कि मुझ पर इन्वेस्टमेंट करें। इंफॉर्मेशन सुन लीजिए और कलेक्ट कीजिए इंफॉर्मेशन। यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए वो भी ये इंफॉर्मेशन को सुने। मैं मेरे दोस्त के यहाँ खाना खाने गया, उनकी मेड खाना करते करते परोसते मेरे दोस्त ने कहा इसकी बच्ची बड़ी होशियार है, इसकी बच्ची है ना डॉक्टर बनना चाहती है, उसको 98% है, लेकिन परिस्थिति नहीं है। अब परिस्थिति नहीं है तो क्या करोगे? सिंपल, नागपुर में कई सारे कोचिंग वाले हैं जो फ्री पढ़ाते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, जो कोचिंग वाले बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं उनकी इमेज समाज में पहुंचती है। हमारी इमेज माफिया लोगों की तरह है समाज में, और इस बात का अच्छे से एहसास हम लोगों को है। यानी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नागपुर के किसी बिजनेसमैन को जितने नोटिसेस नहीं होंगे उतने नोटिसेस मेरे को हैं। तो माफिया जैसी इमेज है। इनकम टैक्स नहीं देंगे ये लोग, GST नहीं देंगे ये लोग, लेकिन अच्छे काम भी करते हैं। मैंने उससे कहा कि अपने बच्ची को बहुत बढ़िया तरीके से किसी भी कोचिंग में डालें। तो जयताला में रहते थे तो मेरा कोचिंग दूर था, तो मैंने बोला एक काम करना, ऑटो लगवा देता हूँ मैं, उसके भी पैसे मैं दे दूंगा, भेज देना मुझे, मैं पढ़ा दूंगा। आप पढ़ा तो दोगे, डॉक्टर की पढ़ाई कैसे करें? पैसे कहां से होंगे? आप शॉक हो जाएंगे सर। जिपमर नाम की एक एग्जाम हुआ करती, पांडिचेरी में टोटल नंबर ऑफ सीट 73 डॉक्टर बनने के लिए। और पेरेंट्स इस बात को सुनकर आश्चर्य मनाएंगे, 5 साल का टोटल डॉक्टर बनने का खर्चा, रहना, खाना, हॉस्टल, 5 साल की पढ़ाई कितना रहा होगा? 15,000 रुपए। लेकिन वो 15,000 में पढ़ने के लिए 5 लाख बच्चे जो बैठते हैं उसमें आप 73 में आने चाहिए। और आपको यह भी सुनकर आश्चर्य होगा, वो बच्ची 68 नंबर पर आई और वो बच्ची अभी पांडिचेरी में डॉक्टर बन गई। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, लेट मी कम्युनिकेट यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। आप सबसे पहले स्वयं का आत्मचिंतन करना शुरू करो। और इस आत्मचिंतन की 2 बातें बोलकर एंड करता हूं, क्योंकि भैया ने हमें ये पढ़ाया है, भाई उसी वक्त रुक जाना जब लोग तुम्हें सुनने के मूड में हो। उस वक्त तक बिल्कुल खड़े नहीं रहना कि लोग तालियां मारकर तुमको भगा देंगे। ये हमने भैया से सीखा हो। तो इसलिए 2 बातें बताऊंगा, एंड करूंगा।
अदरवाइज ये 3-3.5 घंटा अपना सेशन चलेगा और आपका फेलिसिटेशन रह जाएगा। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो स्टूडेंट्स ने ग्रास्प करनी चाहिए, सुननी चाहिए और उसको आत्मसात करके एग्जीक्यूशन में लाना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। हम जब सोचते हैं ना कि हमारी परिस्थितियां खराब है, हमारी परिस्थितियां विपरीत है, हमारे पेरेंट्स के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है, हमारे घर में पढ़ने का वातावरण अच्छा नहीं है, तो ये सारा रीजनिंग हम तैयार करते हैं। हम हमारे लैंग्वेज में, साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं रीजन देना, कारण बनाना। ये सारे कारणों की पोटली बांध कर रखते हैं। आपको ऐसे बच्चे की कहानी सुना रहा हूं, लाइव टेलीकास्ट, जो आप सुनेंगे तो आश्चर्य में नहीं गिरेंगे कि ऐसा हो सकता है। ये बच्चा यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, भैया ने जिस देहात के बारे में जिक्र किया जहां से मैं हूं, वहीं का सुनील बोयर नाम का लड़का। क्या करते थे पापा? वडील मास्तर, शाळेत शिकवणारे मास्तर, आणि त्या मास्तरांचा हा मुलगा सुनील बोयर 10th का परसेंटेज कितना? 56%। क्या किया? पॉलिटेक्निक। उस वक्त में पॉलिटेक्निक का क्रेज था, उसने पॉलिटेक्निक किया। सनफ्लैग नाम की कंपनी है भंडारा में, जॉब लग गया उसको। उस वक्त में 300 रुपए तनख्वाह थी, 300 रुपीज, 300 रुपए महीना, और ये 300 रुपए महीने में वहां ज्वाइन किया। मराठीत असं म्हणतात की एखाद्या माणसाचा पायगुणच वाईट असतो। हा ज्या दिवशी त्या कंपनीमध्ये जॉईन झाला त्या दिवशी त्या कंपनीची सगळ्यात मोठी मशिनरी बंद पडली, आणि हा माणूस ज्याची उंची त्यावेळेला 5 फूट 2 इंच असेल, हा आपल्या जनरल मैनेजर समोर जाऊन उभा रहा। वो जनरल मैनेजर के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपने जनरल मैनेजर को बोलता है, साहेब हे वाला मशीन बंद पडलं, सुधरवून पाहू का? उसने देखा उसको, ले बेवकूफ आदमी, जर्मन मैकेनिज्म का मशीन है, जर्मनी से 12 इंजीनियर की टीम आ रही उसको सुधारने के लिए, तू क्या करेगा? चला गया। फिर 4 घंटे बाद वैदर्भीय माणूस, साहेब एक डाव पाहतो ना का झालं असेल मशीन ते? पागल, तू भग जा। फिर तीसरे बार, साहेब फक्त एकच डाव पाहू द्या। पहला दिन ड्यूटी का, कॉन्फिडेंस देखिए बंदे का, 56% वाला लड़का, 56% असणारा मुलगा, साहब एक डाव प्लीज पाहू द्या ना। साहब ने अपने पीए को बुलाया, इसको ले जाकर उस मशीन में डाल, और रात तक यदि नहीं हुआ ना मशीन ठीक, तो तू आना नहीं इधर, गेट से उधर ही हो जाना, तेरा आज का पहला दिन आखिरी दिन खत्म। ये बंदा मशीन पर गया। 3.5 घंटे बाद ये बंदा पूरे हाथ पैर काले, पूरे कपड़े काले, अपने साहब के कैबिन में आया, साहब मशीन शुरू झालं। 56% लेने वाला बंदा जब अपने प्रतिभा का लोहा मनवाने पर आता है तो अपनी पूरी की पूरी प्रतिभा उन इंजीनियर से अधिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ साबित कर देता है जो जर्मनी से आया है। जानना चाहोगे वो बंदा कहां है? लाइफ कैसे बदलता है देखिए, टर्निंग पॉइंट्स कैसे लाइफ के देखिए, सरप्राइज करेंगे। ये बंदा डाई बनाने का काम करता है, मशीन की डाई। इसकी टोटल इनकम 1 महीने की 20 करोड़ थी। 1 महीने की इनकम, साल की नहीं, 20 करोड़ की इनकम। कितने साल डाई बनाए? 12 साल। अभी क्या कर रहा है? जाम नाम का गांव है वर्धा रोड पर, वहां से 5 किलोमीटर दूर ये बंदे ने 300 एकड़ का ऑर्गेनिक फार्म किया है। वहां मिसेस और ये दोनों ही रहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम कर रहे हैं, 100-150 करोड़ का टर्नओवर हर साल कर रहे हैं। मैंने पूछा कि ये क्यों किया गया इतने सारे पैसों का काम छोड़कर, तो बोले पैसा सुकून थोड़ी न देता है, सुकून तो खेती में मिलता है। जो बच्चे जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा जरूर कमाइए, पैसा कमाने का हक आपको है, अधिकार आपको है,
लेकिन जीवन का अंतिम ध्येय जो पैसा बना लेंगे वो मशीन बनकर बर्बाद हो जाएंगे। जीवन में संवेदनाएं जीवित रखेंगे तो सुकून की खेती करोगे, तो जीवन में पैसों की खेती करने के बजाय सुकून की खेती कीजिए। खांडेकर नाम के बहुत बड़े राइटर है, उन्होंने 2 लाइन लिखी है मराठी में, आप में से जिनको समझना है समझिए। मराठी में वि स खांडेकर ऐसा लिखते हैं की डोळ्यांना सुखावणारी नक्षत्र आकाशात उगवतात, पण पोटाला लागणारी पिकं मात्र जमिनीत उगवतात। आणि म्हणून डोळ्यांना सुखावणाऱ्या नक्षत्रांपेक्षाही पोटाला लागणाऱ्या पिकांवर जास्त प्रेम करावं माणसानं। असं प्रेम करायला तुम्ही शिका, म्हणजे तुम्ही आयुष्यात यशस्वी व्हाल। मी माझ्या भाषणाचा अंत करतोय आणि एका छोट्याशा कहाणीने अंत करतोय। ही खूप फेमस स्टोरी आहे, जी स्टोरी तुम्हाला कामात येईल। गरुडाचे पक्षी असतात ना, गरुड नावाचा पक्षी। स्टूडेंट्स ये 70 साल जीता, ह्यूमन बीइंग की तरह। जैसे आदमी की उम्र एवरेज 70 साल है, वैसे बाज की उम्र एवरेज 70 साल है, 70 इयर्स जीता है। जब 40 इयर्स कंप्लीट होते ना, प्रॉब्लम में आ जाता, उसके पर चिपक जाते, उड़ नहीं सकते, उसके नाखून है ना घिस जाते, तो शिकार नहीं कर सकते, और चोंच जो है ना ट्विस्ट हो जाती, तो खाना भी नहीं खा सकते। तो प्रॉब्लम है, उसके सामने 2 ऑप्शंस है। वो ऑप्शन में पहला ऑप्शन रहता आत्महत्या कर ले, खत्म। दूसरा ऑप्शन रहता दूसरे ने जो शिकार किया है उसके भरोसे खाना खाए, दूसरा ऑप्शन। लेकिन वो दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर देता और एक तीसरे ऑप्शन को चुनता। वो गिरते पड़ते दूर पहाड़ी पर चला जाता, कैसे तो। और जब ऊपर पहाड़ी पर जाता तो सबसे पहला काम करता, पहाड़ों से अपने नाखून घिस देता, लहूलुहान हो जाती, अपने जो पर चिपक चुके हैं उनको उतार कर फेंक देता, फिर से लहूलुहान हो जाता, अपनी चोंच को पटक पटक के घिस देता, फिर से लहूलुहान हो जाता। और जानते स्टूडेंट ये प्रोसेस कितने दिनों का है? 150 दिनों का ये प्रोसेस है। 150 दिन जब जीवन में वो ये यातनाएं सहन करता, तो 150 दिन बाद ऐसी सुबह आती जब उसको नई चोंच आ जाती, उसको नए पर आ जाते, नए नाखून आ जाते, और 150 दिनों की इस अनुशासित शिक्षा के बाद वो फिर से नई जिंदगी जीने के लिए आसमान में नई दौड़ लगाता। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन में ऐसी दौड़ लगाने का समय आ गया है। आने वाले 5 साल ये दौड़ लगाने के लिए आप परिश्रम करें, और इस परिश्रम में ईश्वर आपको बहुत बहुत मदद करे। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। भैया फिर से एक बार धन्यवाद, आपके आदेश का पालन करके मुझे सुकून प्राप्त हुआ। धन्यवाद।